नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस की विशेष कक्षाओं में आपका स्वागत है। और आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 19 को पढ़ा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जाना था मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा की माप कैसे की जाती है। साथ ही साथ हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक बल्ब को, हीटर को पढ़ा था, साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज को पढ़ा था, साथ ही साथ ट्यूबलाइट को पढ़ा था। उसके बाद हमने हमारा नया टॉपिक शुरू किया था चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, और हमने देखे थे चुंबक के टाइप और किस किस तरह के चुंबक होते हैं। साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड को जाना। साथ ही साथ हमने टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म यानी भू चुंबकत्व, जिसके अंतर्गत हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जाना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डिप को हमने पढ़ा था, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से ही अधिकतर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी को। आप देखिए चुंबकशीलता क्या होती है, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से दिया गया है, देखिए पदार्थ का वह गुण, मतलब किसी भी मैटर का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की डेंसिटी बढ़ या घट जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के अंदर जो हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनकी डेंसिटी का बढ़ना या घट जाना ही क्या कहलाता है, परमेबिलिटी कहलाता है। अब इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और ये इस तरह से बनाया जाता है, म्यू से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक पॉइंट कि जो हमारे पास चुंबकशीलता होती है, ये गुण मतलब इसका ये कैरेक्टर निर्वात में भी एप्लीकेबल होता है। मतलब ये वैक्यूम में भी होता है, निर्वात जहाँ पे हवा नहीं होती है, और वहाँ पे इसका जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है, वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या निर्वात में चुंबकशीलता होती है, तो बिल्कुल होती है। ध्यान रखना है आपको कि निर्वात में भी चुंबकशीलता का गुण होता है। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है चुंबकीय पदार्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर बार क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल जाते हैं कि चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ, फिर लोह चुंबकीय, फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो अब तीनों को हम सीक्वेंसली पढ़ लेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वे क्षेत्र की यानी एरिया की दिशा में वीक मैग्नेटिज्म प्राप्त करते हैं। सीधी भाषा में कहें कि माना कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, माना ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और हमने प्लेटिनम को उठा के इस क्षेत्र में रख दिया, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर चुंबक वाला गुण आ जाएगा। और किस तरफ के लिए आएगा, बिल्कुल इसके सेंटर के डायरेक्शन की ओर। मतलब कि प्लेटिनम को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये क्या करेगा, एक वीक चुंबकत्व का गुण को प्राप्त कर लेगा। मतलब एक वीक मैग्नेटिज्म कैरेक्टर इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो इस तरह के कैरेक्टर को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, जैसे प्लेटिनम है पहला, फिर एल्यूमिनियम है, सोडियम है, क्रोमियम है और मैग्नीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो कौन सा है, तो ये आपके पास एग्जांपल है। और दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये जो मेटल हैं, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की ओर, मतलब इसकी डायरेक्शन की ओर क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मैग्नेटिज्म का जो एक कैरेक्टर है उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको क्षेत्र की दिशा की ओर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, और ये है वीक मैग्नेटिज्म को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज समझना जरूरी है। दूसरे जो हमारे पास पदार्थ हैं वो होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट भी होते हैं और इन्हें
चुंबकित यानी मैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। मतलब कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें मैग्नेट के पास आप रखोगे तो मैग्नेट इन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, साथ ही साथ अगर काफी टाइम तक इसे मैग्नेट के साथ रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज भी होता है। मतलब मैग्नेटाइज का मतलब इनमें चुंबक जैसा गुण भी आ जाता है। तो ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 इसके एग्जाम्पल हैं, लोहा यानी Fe, कोबाल्ट और निकिल। ध्यान रखिएगा ये तीनों ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ नोट में क्या दिया गया है इसको देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म आ जाता है। मतलब कि अगर देखिए जो हमने इससे पहले पढ़े थे, जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ है वो क्या कर रहे थे, वीक मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब शो कर रहे थे। ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर ऐसा इनके अंदर कैसा है, एक प्रबल चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से, लोहा है, कोबाल्ट है और निकिल है। ये 3 ही एग्जाम्पल है, तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए ये 3 तरह के हैं, मतलब ये तीनों हम जो चुंबकीय पदार्थ 3 तरह के हैं, तो तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। देखिए ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वीक मैग्नेटिज्म प्राप्त कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये किसके अपोजिट हैं, ये ठीक अनुचुंबकीय जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे बिल्कुल उनके अपोजिट हैं। यानी आपने देखा था जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो क्या कर रहे थे कि जो हमारा मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन की ओर वो क्या कर रहे थे, वैसे कैरेक्टर वो क्या कर ले रहे थे, एक्सेप्ट कर ले रहे थे। लेकिन ये ठीक उसके अपोजिट है। मतलब ये फील्ड माना यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो ये ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल में ध्यान रखने आपको, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं। तो देखिए विस्मत लेड, H2O मतलब पानी, एयर हो गया, अल्कोहल हो गया, एंटीमनी हो गया, सोना जो कि Au होता है, Ag हो गया, चांदी, तांबा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और जिंक हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने प्रतिचुंबकीय पदार्थ बहुत बार पूछे जाते हैं और एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं, खासकर हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थों में से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा मैग्नेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे मैग्नेट हो गए, ये इसके 2 टाइप हो गए। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषता है। तो देखिए जो हमारे पास जो टेम्पररी मैग्नेट होता है वो कैसा होता है। देखिए ऐसे सब्सटेंस जो शीघ्र मतलब जो जल्दी से चुंबक बन भी जाते हैं और जल्दी से उनका ये चुंबकत्व जो है ख़त्म भी हो जाता है, मतलब जल्दी बन भी जाएंगे और जल्दी वापस अपने वास्तविक स्थिति में भी आ जाएंगे। तो ऐसे जो मैग्नेट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, तो वो आते हैं हमारे टेम्पररी मैग्नेट के अंदर। और ऐसा मैग्नेट यानी टेम्पररी मैग्नेट जो है नर्म लोहे से बनाया जाता है, मतलब सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है, तो नर्म लोहे से बनाया जाता है और जिसे हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक बेल जो घरों में जो घंटियाँ लगी होती हैं उसमें प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर में होता है और डायनेमो यानी जनरेटर में इसका प्रयोग होता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। यानी अस्थायी टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जो जल्दी से क्या कर ले, मैग्नेटिज्म भी हो जाए और वापस वो अपनी पुरानी स्थिति में भी आ जाए। ऐसा मैग्नेट किससे बनेगा, सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहे से बनाया जाएगा। इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होंगे, तो विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल में होगा, ट्रांसफार्मर में होगा और डायनेमो में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है हमारे पास स्थायी यानी परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे पदार्थ यानी ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से चुंबक नहीं बनाए जा सकते, यानी कि इनको आप जल्दी से चुंबक नहीं बना सकते हो और एक बार अगर ये चुंबक बन गए तो जल्दी से इनका मैग्नेटिज्म जो है वो ये खोते भी नहीं है, मतलब ये जल्दी से फिर चुंबक से वापस अपनी स्थिति में भी नहीं आते। तो ऐसे जो चुंबक होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं परमानेंट चुंबक के अंदर। और ऐसा चुंबक किससे बनाया जाता है, वो इस्पात यानी स्टील से बनाया जाता है। और इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग होता है लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर और कंपास में। तो ध्यान रखना है आपको, लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर और कंपास में ही इनका प्रयोग होता है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चन की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इसकी। देखिए परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है, इस्पात यानी स्टील से बनाया जाता है और
टेम्परेरी मैग्नेट किससे बनाया जाता है, तो सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे से बनाया जाता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी ताप। अब देखिए क्यूरी ताप क्या होता है इसको समझिएगा। तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी लोह चुंबकीय पदार्थ, अब लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से थे आपके पास, लोहा था, निकिल था और कोबाल्ट था। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। और देखिए क्यूरी टेम्परेचर जो है इसमें एक मेन जो इसका एक कंपोनेंट होता है वो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब है कि वो उसमें कितना मैग्नेटिज्म है, मतलब वो कितना चुंबकत्व है। और देखिए जो हमारे पास चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी और चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे K से डिनोट करते हैं, जिसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर दिए गए हैं जिन पर लोहा जो है वो जिसमें हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। जिसमें आपका लोहा है, तो लोहा 770 डिग्री सेल्सियस पर या 973 केल्विन पर, डिग्री केल्विन पर क्या हो जाता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। निकिल के लिए है 358 डिग्री सेल्सियस या 673 केल्विन, और कोबाल्ट के लिए है 99 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो ये तीनों टेम्परेचर आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है पूछ ले कि भाई लोहे के लिए क्यूरी ताप कितना होता है जिस पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हुआ है, तो ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखने हैं। तो क्यूरी ताप कोई इसमें इतनी समस्या नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर क्या होती है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिकी ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, बदलती है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखनी है आपको। कई बार यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो किस पर कार्य करती है, माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन को जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे परिभाषा दे रखी है उसी के आधार पर हम देखेंगे। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु मतलब प्रत्येक एटम, प्रत्येक परमाणु ही एक मैग्नेट होता है। मतलब कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, माना Fe है, आयरन है, तो इसमें जो आपके एटम होंगे, जो परमाणु होंगे, वो प्रत्येक एटम जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। और इस एक एटम में मतलब इस एक परमाणु में बहुत सारे एटम ग्रुप्स होते हैं, और इन्हीं एटम ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इन्हीं डोमेन्स के कारण जो है किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म आता है। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का कारण क्या है, यही डोमेन है। तो यही आपको ध्यान रखना है, डोमेन क्या होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो परमाणु होते हैं वही मैग्नेट का काम करते हैं, और उसी के अंदर क्या होते हैं, एटम ग्रुप्स होते हैं। वही एटम ग्रुप्स जो हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का कारण है, और उनके पूरे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और देखिए एक डोमेन में मतलब माना एक डोमेन को हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो एक डोमेन में एटम की जो संख्या होगी 10⁻18 से 10⁻21 तक हो सकती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि 10⁻18 से 10⁻21 तक। अब चलिए अब हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स को कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए किसी प्लेन मतलब किसी समतल या तल कह सकते हो, किसी तल के लंबवत यानी परपेंडिकुलर गुजरने वाली सभी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस मतलब सभी चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या है, तो वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। माना कोई एक प्लेन है और यहाँ से होके जो आपकी लाइन गुजर रही है,
ये कुछ इस तरह से इसके लंबवत गुजर रही है, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो गुजर रही है लाइन, तो इन्हीं, और ये लाइंस कौन सी हैं, ये लाइन है आपकी मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं ये, तो इन्हीं लाइंस को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो देखिए परिभाषा कोई आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको पूछा जा सकता है कि भाई इसकी यूनिट बताओ, तो इसकी यूनिट क्या है, वेबर इसकी यूनिट है, ये ध्यान रखना है, या न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है विद्युत जनरेटर या डायनामो या इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे हम कहते हैं, और इसके बारे में आप जान लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो या विद्युत जनरेटर, जिसे हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो देखिए ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये यांत्रिकी ऊर्जा को, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, चेंज करता है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि डायनामो यानी जनरेटर जो है ये कौन सी एनर्जी को किस में चेंज करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप जानते हो शादी में जो है जनरेटर रखा जाता है, और जब लाइट जाती है तो जनरेटर शुरू करते हैं, लाइट आ जाती है। तो यही है यहाँ पे देखिए कैसे ये यंत्र की, क्योंकि ये एक यंत्र है, एक मशीन है जनरेटर, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको दे रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है कि भाई एक मशीन है, वो लाइट दे रही है, तो मशीन क्या हो गया, मैकेनिकल, उसमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी को हमने किस में चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दिया। तो बहुत ईजी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। देखिए आगे, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको ध्यान रखना है आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर इसको बनाया गया है, और इसमें मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे किसी कंडक्टर को रोटेशनल मोशन प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इसे क्या कहते हैं, डायनामो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब डायनामो ने ये सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग, अगर मैकेनिकल एनर्जी का उपयोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे किसी कंडक्टर को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है। मतलब कोई एक कंडक्टर है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको घुमाने के लिए, उसके घूर्णन गति के लिए। तो इस घूर्णन गति के फलस्वरूप उसमें क्या हो जाएगा, उसमें विद्युत धारा बन जाएगी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डायनामो का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका डायनामो यानी जनरेटर, या जनरेटर जिसे हम कहते हैं विद्युत जनरेटर कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो पहला तो यही बनेगा कि भाई डायनामो कौन सी एनर्जी को किस में चेंज करता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, पहली चीज़। दूसरा, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, जिसे हम डायनामो का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना है आपको। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं इन फैक्ट्स को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब फैक्ट क्या है, तो सबसे पहला फैक्ट है, भारत में कंज्यूमर्स को 220 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है, जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 311 वोल्ट होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज तक होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में ये क्या कर रही है, 50 बार जड़ रही है, एक बार 50 बार बुझ रही है, मतलब एक 50 सेकंड में साइकिल पूरा अपना कंप्लीट कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में जो विद्युत सप्लाई हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है वो 220 वोल्ट पर हो रही है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, घरों में जो वायरिंग होती है उसमें 3 रंग के तार यूज होते हैं। जनरली जो घरों में जो वायरिंग हो रही है उसमें 3 रंग के तार यूज होते हैं। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ब्लैक, और थर्ड होता है ग्रीन। तो रेड वाला जो वायर है वो लाइव होता है, मतलब वो जीवित तार होता है, इसी में ही करंट का फ्लो होता है, जिसे हम फेज भी कहते हैं, या फिर हम इसे मेन भी कहते हैं, मतलब मेन से यही जुड़ा होता है। दूसरा हमारे पास ब्लैक वायर होता है जो कि न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, और तीसरा हमारे पास अर्थिंग के लिए होता है, अर्थ के लिए भू संपर्कित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घरों में जो वायरिंग में कितने तार यूज होते थे, 3 तार यूज होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। रेड मेन्स होता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ब्लैक आपका न्यूट्रल होता है यानी उदासीन, और ग्रीन आपका अर्थिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए एक फुल फॉर्म दी गई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपने सुना होगा MCB, आजकल जो मॉडर्न टाइम में मतलब घरों में यही प्रयोग होता है। थोड़ा भी लाइट अगर बढ़ती है या फिर शॉर्ट सर्किट का अगर डर होता है तो ऑटोमेटिकली पूरी लाइट बंद हो जाती है, MCB। तो देखिए
जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, यानी परिपथ विच्छेदक। और हिंदी में अगर इसका मतलब है परिपथ का मतलब सर्किट ब्रेकर इसे कहते हैं, कि अगर थोड़ा भी ओवरलोड हुआ तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइट जो है बंद हो जाती है, एमसीबी उसको कहते हैं। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब भारत में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन कौन से हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे कितने प्रतिशत उनसे ऊर्जा बन रही है, मतलब कितने प्रतिशत वो बिजली बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ताप विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी विद्युत ऊर्जा इन्हीं से ही बनाई जा रही है, 67%। सेकेंड नंबर पे है जल विद्युत संयंत्र जिन्हें हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, जो कि 25% बिजली बना रही है, जो आपको पता है नदी में जो बांध बना के या इस तरह से जो बिजली उत्पन्न हो रही है। और तीसरा हमारे पास है नाभिकीय संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 3% बिजली बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किस माध्यम से होता है, तो किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है, 67%। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में देखने को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला जो नोट्स है उस पर देख लेते हैं, उस पर बढ़ जाते हैं। देखिए, एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है, और डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर बदलता है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे सीधे पूछा जाएगा एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर बदलता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पॉइंट है विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो कि हमने सेल में देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें हम यूज कर रहे थे जो है H2SO4 इस तरह के। अब देखिए यहाँ पे विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस व कलई इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने में, मतलब विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कलई मतलब बर्तनों के बाहर जो लेप लगाए जाते हैं जिससे वो जलते ना नहीं है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो डिस्ट धारा का, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसका प्रयोग इसमें होता है। तो देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, आपको इनको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए और वीडियो को अच्छे से देख लेना है, बाकी नोट से इनको रिवाइज करते रहना है। तो चलिए आज के लिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको फिर से नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।